नमस्ते। कट्टरपंथियों के निशाने पर भारत है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत पर हमले क्यों बढ़ रहे हैं, असली सवाल यह है कि आखिर भारत ही क्यों। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, मालदीव और खाड़ी देशों तक जिस तरह की वैचारिक आग भड़काई जा रही है वह किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी लंबी रणनीति का नतीजा है। बांग्लादेश में तो हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि भारत विरोध अब सिर्फ सोशल मीडिया या भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर उतर चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, जो चीन उइगर मुसलमानों का डंके की चोट पर शोषण करता है, मस्जिदों के गुंबद तुड़वा रहा है, इस्लामिक पहचान को मिटाने की राज्य प्रायोजित मुहिम चला रहा है, उसके खिलाफ इस्लामी दुनिया खामोश क्यों है? और वही भारत, जिसने हर संकट में मुस्लिम देशों के लिए दरवाजे खोले, मदद भेजी, कूटनीतिक ढाल बना, वही आज कट्टरपंथियों की पहली पसंदीदा नफरत क्यों बन गया है? आज बांग्लादेश की सड़कों पर जो आग दिख रही है वह सिर्फ उस्मान हादी की मौत का गुस्सा नहीं है, वह एक सुनियोजित उबाल है जिसे लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। सोशल मीडिया से लेकर मदरसों के नेटवर्क तक और सीमा पार बैठे हैंडलरों से लेकर स्थानीय राजनीतिक संरक्षण तक हर जगह एक ही कथा ठोकी जा रही है कि भारत इस्लाम का दुश्मन है। यह वही बांग्लादेश है जिसकी आज़ादी में भारत ने अपने 3000 से ज़्यादा सैनिकों की कुर्बानी दी, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया और शरणार्थियों के लिए अपने सीमावर्ती राज्यों को खोल दिया। 1971 में भारत ने करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को पनाह दी थी। तब न कोई धार्मिक पहचान देखी गई, न कोई राजनीतिक लाभ, लेकिन आज उसी धरती से भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और भारत को दुश्मन नंबर 1 बताया जा रहा है। पाकिस्तान का चेहरा तो दुनिया जानती है, वहां कट्टरपंथ कोई छुपी हुई चीज नहीं, बल्कि सत्ता का औजार है। पिछले 4 दशकों में पाकिस्तान से निकले आतंकी नेटवर्क ने न सिर्फ भारत को बल्कि अफगानिस्तान, ईरान, चीन के शिनजियांग और खुद पाकिस्तान को लहूलुहान किया है। फिर भी पाकिस्तान की धार्मिक जमातों का गुस्सा चीन पर क्यों नहीं फूटता, जबकि तथ्य यह है कि शिनजियांग में लाखों उइगर मुसलमानों को री एजुकेशन कैंप के नाम पर हिरासत में रखा गया। नमाज पर रोक, रोजे पर निगरानी, इस्लामिक नामों पर प्रतिबंध और मस्जिदों को सांस्कृतिक केंद्र या सार्वजनिक शौचालय में बदलने की घटनाएं दर्ज हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2022 के बीच शिनजियांग में 16,000 से अधिक मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया या पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की संसद से लेकर उसकी सड़कों तक इस पर एक संगठित आवाज नहीं उठती। तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का रहनुमा बताता है, लेकिन चीन के साथ उसका व्यापार 2023 में 48 अरब डॉलर के पार चला गया। वही तुर्की जो भारत पर बयानबाजी करने से नहीं चूकता, चीन के उइगर मुद्दे पर अपने सुर अचानक धीमे कर लेता है। मलेशिया और मालदीव जैसे देश जो भारत के पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापार पर बड़े पैमाने पर निर्भर है, वहां की कट्टरपंथी जमातें भारत विरोधी नैरेटिव को खुलकर आवाज देती है। खाड़ी देशों की बात करें तो सच्चाई यह है कि भारत वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, जो हर साल करीब 40 अरब डॉलर से ज्यादा का रेमिटेंस भारत भेजते हैं। फिर भी वही कट्टरपंथी लोभी भारत को सॉफ्ट टारगेट मानती है, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, बहस करता है, सवाल सहता है और जवाब देता है। यहीं पर असली खेल समझ में आता है। चीन एक सख्त, केंद्रीकृत, दमनकारी राज्य है। वहां विरोध की कीमत सीधे जेल, गायब हो जाना या आर्थिक तबाही है। इस्लामी दुनिया का कट्टरपंथ जानता है कि चीन से टकराने का मतलब है अरबों डॉलर के निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ऊर्जा समझौतों को खतरे में डालना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन ने 70 से ज्यादा देशों में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की परियोजनाओं का जाल बिछाया है। पाकिस्तान का सीपैक, खाड़ी देशों के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अफ्रीका में बंदरगाह, यह सब चीन के पैसे से चल रहे हैं। ऐसे में उइगुरों का दर्द अचानक आंतरिक मामला बन जाता है। भारत के साथ यह समस्या नहीं है। भारत ने किसी देश को धमकाता है, न आर्थिक उपनिवेश बनाता है।
भारत वैक्सीन मैत्री के तहत 90 से ज्यादा देशों को कोविड वैक्सीन मुफ्त या कम कीमत पर देता है। 2020-21 में भारत ने 200 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन डोज विदेशों में भेजी, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम देशों की थी। तुर्की में भूकंप आया, भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत भेजी। अफगानिस्तान में तालिबान के बावजूद भारत ने गेहूं और दवाइयां भेजी। गाजा संकट में भारत ने मानवीय सहायता दी, बिना धर्म पूछे। लेकिन यही भारत कट्टरपंथियों के लिए सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, मीडिया है, विरोध की जगह है और अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता है। डेटा साफ कहता है कि पिछले 5 वर्षों में भारत के खिलाफ ऑनलाइन कट्टरपंथी अभियानों में 300% की वृद्धि हुई। साइबर मॉनिटरिंग एजेंसियों के अनुसार भारत विरोधी हैशटैग्स का बड़ा हिस्सा दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के कुछ चुनिंदा नेटवर्क से संचालित होता है, जिनका फंडिंग पैटर्न चीन और पाकिस्तान से जुड़े आर्थिक हितों से टकराने से बचता है। बांग्लादेश में हालिया हिंसा के दौरान फैलाई गई अफवाहों में से 70% कंटेंट सीमा पार से आया। यह आंकड़ा खुद बांग्लादेशी साइबर यूनिट्स ने स्वीकार किया है। यह भी याद रखना चाहिए कि भारत के भीतर 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम नागरिक रहते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में मस्जिद गिराने की कोई राज्य प्रायोजित नीति नहीं है, न धार्मिक पहचान मिटाने का कोई सरकारी अभियान। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को कटघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि चीन जैसे देश को रणनीतिक साझेदार कहकर चुप्पी साध ली जाती है। यह दोहरा मापदंड सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रोकने की। आगे इस सच्चाई को और गहराई से देखना जरूरी है कि भारत को सॉफ्ट टारगेट बनाने के पीछे कौन कौन सी शक्तियां हैं और इसका जवाब क्या होना चाहिए। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और हिंद प्रशांत में एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। यही वजह है कि भारत को कमजोर दिखाने, आंतरिक रूप से अस्थिर बताने और धार्मिक संघर्ष के फ्रेम में फंसाने की कोशिशें तेज हुई है। कट्टरपंथियों के लिए भारत पर हमला करना आसान है, क्योंकि यहाँ हर घटना को तोड़ मरोड़ कर वैश्विक नैरेटिव बनाया जा सकता है। लेकिन चीन में ऐसा करना संभव नहीं। वहाँ न स्वतंत्र मीडिया है, न खुला इंटरनेट, न अंतर्राष्ट्रीय जांच की अनुमति। इसलिए उइगुरों का दर्द सिर्फ रिपोर्ट्स तक सीमित रहता है, जबकि भारत की हर आंतरिक बहस को वैश्विक संकट बना दिया जाता है। भारत के लिए अब समय है कि वह इस सॉफ्ट टारगेट की छवि को तोड़े। डेटा, डिप्लोमेसी और डिटरेंस, तीनों मोर्चों पर भारत को दुनिया को यह बताना होगा कि जो देश 57 इस्लामिक देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य में साझेदारी करता है, वह इस्लाम का दुश्मन नहीं हो सकता। भारत को यह भी साफ करना होगा कि मानवाधिकार की बातें करने वालों को उइगुरों पर भी उतनी आवाज उठानी होगी जितनी वे भारत पर उठाते हैं। यह लड़ाई सिर्फ छवि की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की है। बांग्लादेश की सड़कों पर जलती आग, पाकिस्तान की मस्जिदों से उठती नफरत और सोशल मीडिया पर चलती ट्रोल फैक्ट्रियां सब एक ही धागे से जुड़ी हैं, और उस धागे का सिरा वहीं जाता है जहां भारत का उदय किसी को रास नहीं आ रहा। अब सवाल यह नहीं बचता कि भारत सॉफ्ट टारगेट क्यों बना। असली सवाल यह है कि इस साजिश का अंत कैसे होगा और भारत इसका जवाब किस भाषा में देगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो राष्ट्र बार बार परीक्षा में डाला जाता है वही अंततः दिशा तय करता है। आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा है। दुनिया के कट्टरपंथी नेटवर्क भारत को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि भारत उनके बनाए नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। भारत न तो इस्लाम विरोधी राज्य है, न ही किसी धर्म के खिलाफ युद्ध छिड़े बैठा है। भारत की समस्या यह है कि वह अपनी संप्रभुता, कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करता। कश्मीर में आतंकवाद पर कार्रवाई हो, नागरिकता कानून हो या आतंकी फंडिंग पर शिकंजा, भारत हर उस ढांचे को तोड़ रहा है जिससे कट्टरपंथ की राजनीति जीवित रहती है। यही कारण है कि भारत को पीड़ित नहीं बल्कि विलेन बनाने की कोशिशें की जा रही है। अगर आंकड़ों की भाषा में बात करें तो पिछले 10 वर्षों में भारत ने 400 से ज्यादा आतंकी मॉड्यूल्स को ध्वस्त किया है, जिनका सीधा या परोक्ष संबंध पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिम एशिया के नेटवर्क से रहा है।
भारत की एजेंसियों ने यह भी ट्रैक किया है कि भारत विरोधी अभियानों में इस्तेमाल होने वाला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर उन्हीं देशों से ऑपरेट होता है जो सार्वजनिक मंचों पर मानवाधिकार की दुहाई देते हैं, लेकिन चीन के सामने पूरी तरह मौन रहते हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह रणनीति है। चीन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा लाभार्थी है। वह जानता है कि भारत को अगर वैश्विक स्तर पर धार्मिक रूप से असहिष्णु साबित कर दिया गया तो उसकी आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक प्रगति को धीमा किया जा सकता है। इसलिए चीन सीधे सामने आकर बयान नहीं देता, बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र के जरिए भारत के खिलाफ माहौल बनवाता है। पाकिस्तान उसका हथियार है, बांग्लादेश उसकी प्रयोगशाला और सोशल मीडिया उसका सबसे सस्ता लेकिन खतरनाक हथियार। यह भी समझना जरूरी है कि इस्लामिक दुनिया का कट्टरपंथ भारत से इसलिए भी चिढ़ता है क्योंकि भारत ने उम्मा बनाम काफिर की रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत ने हमेशा राष्ट्र को प्राथमिकता दी, धर्म को नहीं। भारत के मुस्लिम नागरिक सेना में है, वैज्ञानिक है, राजनयिक है और वैश्विक मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही बात कट्टरपंथी विचारधारा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत उनका यह झूठ उजागर करता है कि मुस्लिम सिर्फ उसी देश में सुरक्षित है जहां धार्मिक कट्टरता सत्ता में हो। अब बांग्लादेश की आग को ही देख लीजिए। वहां जो भारत विरोधी उन्माद दिख रहा है उसके पीछे धार्मिक भावनाएं नहीं बल्कि सत्ता संघर्ष और बाहरी हस्तक्षेप है। कट्टरपंथियों को पता है कि भारत क्षेत्र में स्थिरता का केंद्र है। भारत मजबूत रहेगा तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए भारत को घेरना उनके अस्तित्व का सवाल बन चुका है। यही कारण है कि एक अपराधी की मौत को इस्लाम पर हमला बनाकर पेश किया जाता है, जबकि चीन में लाखों उइगरों की आवाज दबा दी जाती है और उसे आंतरिक सुधार कहा जाता है। भारत को अब भावनात्मक सफाई देना बंद करना होगा। भारत को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वह धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि भारत का संविधान और समाज खुद इसका प्रमाण है। जरूरत इस बात की है कि भारत स्पष्ट शब्दों में कहे, जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाएगा उसे जवाब मिलेगा, कूटनीतिक, आर्थिक और अगर जरूरत पड़े तो रणनीतिक भी। भारत को मुस्लिम देशों के साथ अपने रिश्तों को भावुकता नहीं बल्कि पारस्परिक सम्मान और हितों के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। भारत के पास आज वह सामर्थ्य है। 2024-25 में भारत का रक्षा बजट 75 अरब डॉलर के पार है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ऊर्जा से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत अब निर्भर नहीं बल्कि विकल्प है। यही वजह है कि भारत को कमजोर दिखाने की कोशिशें तेज है, क्योंकि जब भारत बोलेगा तो दुनिया सुनेगी और जब भारत खड़ा होगा तो संतुलन बदलेगा। कट्टरपंथियों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे भारत को 1990 के दशक का भारत समझ रहे हैं। आज का भारत जवाब देना जानता है, सबूतों के साथ, डेटा के साथ और जरूरत पड़े तो एक्शन के साथ। चाहे वह आतंक के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नैरेटिव की लड़ाई, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। अंततः यह लड़ाई सिर्फ भारत बनाम कट्टरपंथ की नहीं है, यह सच बनाम पाखंड की लड़ाई है। जो देश उइगुरों पर चुप है वे भारत पर बोलने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं, और जो भारत को सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए, भारत ने इतिहास में कभी भी अन्याय को स्थायी नहीं रहने दिया है। आज भारत निशाने पर है क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है और जो आगे बढ़ता है वही रोका जाता है। लेकिन यह भी तय है, जो राष्ट्र अपने सच के साथ खड़ा रहता है उसे अंततः दुनिया नमन करती है। भारत वही राष्ट्र है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।